अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नैन भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बात नैन के साथ। नाजरीन, जैकबाबाद और सियासी गर्मा गर्मी। सियासतदान जैकबाबाद के कौन रह चुके हैं, कौन है, जैकबाबाद के ऊपर किन की हुक्मरानी ज़्यादा रही, किन की कम रही, किन्होंने जैकबाबाद की आवाम को क्या डिलीवर किया है और किसने क्या छीना है, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे हम। जैकबाबाद की सियासत में एक जाने पहचाने नाम को सरदारज़ादा मौला बख्श उमरो साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। मौला बख्श उमरो साहब, जैकबाबाद की सियासत जैकबाबाद की शहरियों से छुपी हुई नहीं है। जैकबाबाद में जो सीनियर सियासतदान रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सियासत के अंदर जिनका कहा जाए कि किला उन्होंने अपना मनवाया है, वो सुमरो ख़ानदान है। ब्रिटिश के टाइम से अब तक सियासत में मौजूद है। और जैसे हम बात करें कि शहीद अला बख्श उमरो साहब ब्रिटिश के टाइम में वो रहे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उनके बाद फिर रहीम बख्श उमरो साहब जो MNA रह चुके, दैन उनके बाद फिर अहमद मियाँ उमरो साहब जो सेनेटर भी रहे और चेयरमैन म्यूनसिपल भी रहे। उनके बाद फिर हम बात करते हैं मोहम्मद मियाँ उमरो साहब की। वो तो माशाल्लाह सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं, सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, निगरां वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और कायम मकाम सदर भी रह चुके हैं। तो ये बहुत बड़े अहदे हैं जिन पे वो रह चुके हैं। उन्होंने जैकबाबाद की आवाम को क्या डिलीवर किया अपने टेन्योर में, जैकबाबाद की आवाम को क्या क्या सहूलतें और उनके लिए कौन सा ऐसा मंसूबे जोड़े जो जैकबाबाद की आवाम को फ़ायदेमंद साबित हुए, उन पे थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। तो आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि सुमरो ख़ानदान की जो इतनी पुरानी सियासत है और वो सियासत अब जो हम देख रहे हैं वो सियासत अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रही है हमें। उस सियासत के वो जो एक नाम थे वो बहुत पीछे रह गए हैं, उसकी क्या वजूहत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से हम कर रहे थे सियासत, पर उस वक्त जो सियासत होती थी वो नज़रिए के बुनियाद पे होती थी ज़्यादातर, कि जो नज़रियात होते थे उस पर लोग सियासतदान ज़्यादा कायम रहते थे। आस्ते आस्ते जैसे वक्त गुजरता गया सियासत ऐसे हो गई कि लोगों ने धंधा भी बना दिया है और लोगों ने सियासत को इस तरह से बना दिया कि जिसके घर पे मेरा ख्याल है वो अपना ख़र्चा ख़ुद भी नहीं अगर रोज़गार कर सकता, उठा सकता, वो भी सियासत में आके कमाना शुरू कर देता है। तो जैकबाबाद के साथ अलमिया ये कि अगर देखा जाए किसी ज़माने में जब ब्रिगेडियर जनरल जॉन जैकब साहब यहाँ होते थे तो जैकबाबाद के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो इसलिए जैकबाबाद उनको याद रखता है। हालांकि वो थे तो नहीं इस इलाके से, बाहर से आए थे, पर उनकी आज तक जो है कब्र इधर ही है। लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अमन कायम किया था, यहाँ पे उनने जो है डेवलपमेंट किए थे, लोगों को इंसाफ देना। उन्होंने जैकबाबाद के लिए इतने काम किए कि जैकबाबाद जो खानगढ़ था उसको जैकब आबाद के नाम से नाम दिया गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह से आप आते हैं हम आपकी सियासत के ऊपर। तो फिर क्या ऐसी वजूहत हैं? आप भी पुराने सियासतदान हैं, पुरानी सियासी पार्टियों से वाबस्तगी रही है सुमरो ख़ानदान की। देखें, ये मेरा ख्याल है एक नज़रिया ही है कि अगर एक तरफ से देखें शायद कुछ लोगों को लगता होगा सियासत ख़त्म हो रही है, पर मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं हो रही। बेसिकली ऐसे होता है कि जब इलेक्शन होता है हम लड़ते हैं, मुकाबला हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने कोई इलेक्शन छोड़ा और खाली मैदान छोड़ दिया मुखालिफ के लिए। तो इलेक्शन हम लड़ते रहते हैं, पर मसला ये कि जब से वो शुरू से सियासत चलती आ रही है, आस्ते आस्ते सियासत में ना पैसा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। जो करप्शन कर रहे हैं उन लोगों को मतलब रिलीफ मिलना शुरू हो गया। यानी ये करप्ट जो बंदा हो उसको भी इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों की तरफ से इजाज़त मिल जाती है, वो भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती। जिन पर FIR कटी होती है उनकी भी FIR ख़त्म हो जाती है, वो भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। यहाँ तक कि ये मामला तो इलेक्शन कमीशन का ऐसा ही है, पर बात यह कि जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट एक माशरा बन गया है, उनके खिलाफ तो यहाँ की रियासत ने काम करना है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, रियासती इदारे उनने काम करना होता है। तो आप अगर रियासती इदारों से आप इतने बेबस नजर आ रहे हैं हमें कि आपने हथियार डाल दिए। नैब था एक एंटी करप्शन का इदारा, उसको मैंने अप्रोच किया, FI को किया, एंटी करप्शन को किया। अगर कोई चौथा इदारा है तो मुझे बताएं। इन तीन के जरिए ही आप करप्शन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। चौथा इदारा इस पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। पुलिस एक है, एक FI है, इन दो के अलावा तो कोई और मेरा ख्याल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है जो कि सिविलियन मामलों में आती हो। अच्छा, आपने बात की कि सियासत में आप हर दफ़ा होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं। जब BD इलेक्शन होते हैं तो आपके नुमाइंदे होते ही नहीं है। उसकी वजह यह कि जो लोकली सतह पे लोग हैं, या तो वो मसला ये कि मैं इस तरह आपको बताता हूँ, MNA का इलेक्शन होता है क्योंकि एक बंदे का इलेक्शन है, नीचे 3 MP की सीटों का इलेक्शन है।
उस पर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उस तरफ से भी खड़ा जाते हैं, इस तरफ से भी खड़ा जाते हैं, दोनों को लड़ने का एक जज्बा होता है। ठीक है। जब लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है उसमें होता ही इत्तेफाकन कि जो एसपी होते हैं और जो डीसी होते हैं और बाकी आरओ डीआरओ जो लगे होते हैं और जो पूरा अमला होता है इलेक्शन कराने के लिए लगाया जाता है, वो इतना सियासी तौर पे मुदाखलत में वो लगाया जाता है कि पूरा सूबे की जो गवर्नमेंट है वो पता होता है उसके पार्टी के खिलाफ जो लोग खड़े होंगे उनको पता होता है कि जरूर वो कोई ना कोई जोर करेंगे। क्योंकि होता है कि हम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं यूनियन काउंसिल या वार्ड पे, वो खुद इतना बुजदिल या बाड़ी निकलता है कि वो खुद मुखालिफ के आग में बैत कर जाता है, विड्रॉ कर जाता है। तो आपके पास लोगों का फुकदान है ना, आपके पास लोग ही नहीं है आपके साथ खड़े होने के लिए। मसला यह है कि ये कबायली ऐसे इलाका है। ऐसे लोग आपके जो दिलेर हैं ही नहीं, जो आप समझते हैं कि जो उनके सामने घुटने टेक देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्यों साथ रखते हैं फिर, आप जब आपको पता है लोग है ही नहीं यहाँ पे। 2013 में इलाइबक साहब लड़े इलेक्शन, उनके नीचे जो लोग थे मेरा ख्याल है सारे एमपी के कैंडिडेट सारे पार्टी छोड़ गए ना। सैयद असलम बड़ा साहब इलाइबक साहब के साथ खड़े रहे। फिर 2018 का टाइम आया तो मोहम्मद सुमरा साहब इलेक्शन लड़े, उनके साथ भी जो नीचे तीनों एमपी के कैंडिडेट थे ना, तीनों के तीनों पार्टी छोड़ के चले गए। तो यही तो बात है, क्यों छोड़ रहे हैं वो? आप लोगों के साथ क्यों नहीं रह रहे? वो पीपल्स पार्टी के साथ वो जुड़ जाते हैं, आप लोगों को छोड़ के वो पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं। कोई ना कोई तो वजह होगी। यस, जाती मुफाद मैं इसलिए कहता हूं कि वो कहते हैं कि हमारे अपने भी काम नहीं हो रहे, हमने आगे वोट लेना है, वो भी हमें देखना है, और हमने जो है मतलब इस शहर में सर्वाइव भी करना है। तो मैं ये समझता हूँ एंड ऑफ द डे यही होता है कि हमारा खानदान अकेला रह जाता है, कि अपोजिशन में हम अकेले ही खड़े रहते हैं। तो हुकूमती सतह पे आप उनकी मदद किया करें ना, जब आपके नुमाइंदे हैं वो जब आपसे मायूस हो जाते हैं। आपने खुद कहा कि वो देखते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, फिर जहां हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उस इलाके के काम नहीं होंगे, तभी वो स्किप कर जाते हैं। आप देखिए, दो चीजें, हुकूमती सतह पे आप उनकी मालकी कर सकते हैं जिनको जरूरत हो। जो खुद ही कैंडिडेट, लीडर और कायद बन के, रहनुमा बन के इलेक्शन में उतरता है, उनकी भी मालकी हम नहीं करनी है क्या? यानी कि जो तीनों एमपी के कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनकी भी हमने मालकी करनी है? क्यों चले जाते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पे खड़े हो उनकी भी मालकी हम करें, आवाम की भी मालकी हम करें। मुझे ये बताएं, हर चीज का क्या 100% ठेका हमने लिया हुआ है? कौन सा जिले का ऐसा एमएनए है जो अपने जिले की 100% जिम्मेदारी खुद उठा सकता है? यानी कि और भी इदारे हैं ना, एमपीए भी है, देखिए आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, यूनियन काउंसिल, कोई भी एमएनए 100% नहीं उठा सकता। तो क्या मौजूदा एमएनए वो 100% उठा रहे हैं जो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं? वो इसलिए उठा रहे क्योंकि उनके सूबे में हुकूमत है, उनकी वफाक में हुकूमत है, म्यूनसिपल कमेटी उनकी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उनके है, सारे यूनियन काउंसिल तफरीह मेजॉरिटी उनके है, वार्ड के सारे जीते हुए नुमाइंदे उनके, डीसी उनके हुकूमत के लगाए हुए, एसपी साहब उनके लगाए हुए। तो और आप किसको कहेंगे? मतलब जब एक बंदा ऑल इन ऑल उसके पास पावर है। 2018 के बाद आप लोगों की हुकूमत भी रही, ठीक है, आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से मंसूबे हैं जो जैकाबाद की अवाम के फायदे के लिए आप लोगों ने जैकाबाद में वो मंसूबे जोड़े और उनसे अवाम ने फायदे उठाए? दो चीजें, एक तो 2018 से लेके पूरा 5 साल का टेन्योर हमें नहीं मिला, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जितना हमें टेन्योर मिला उसमें कोविड आया हुआ था, उसके बावजूद कोविड के टाइम सारों को, जो यहाँ के जरूरतमंद लोग थे, जो निचला तबका था, जिनको बहुत सख्त पैसों की जरूरत थी, उन लोगों को स्कीम के तहत पैसे मिले। वो बाद में जो भी कहे बेनजीर इनकम सपोर्ट ये वो, पर बेनजीर इनकम सपोर्ट उसका नाम नहीं था, एहसास किफालत प्रोग्राम था। वो हुकूमत की तरफ, क्योंकि वफाक में तो हमारी हुकूमत थी ना, जिले में तो हमारी हुकूमत नहीं थी, सूबे में तो हमारी नहीं थी, वफाक की तरफ। देखिए, एहसास किफालत प्रोग्राम था या कोई भी प्रोग्राम हुआ, उसमें तो वो चंद लोग या चंद गांव जो थे उनको फायदा मिला। चंद नहीं थे, बहुत ज्यादा थे, 80% में ज्यादा से ज्यादा 80% होंगे, जरूरतमंद तो 80% ही थे ना। तो 20% महरूम रह गए ना आपकी पॉलिसी? नहीं, 20% तो मेरा ख्याल है जमींदार थे, वो निचला तबका नहीं था। नहीं, मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग हैं जो एहसास किफालत प्रोग्राम में आए ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं हुए। तो वो जरूरतमंद नहीं होंगे ना। तो मैं वही बात कर रहा हूं, किफालत प्रोग्राम उन लोगों के लिए निकला गया था जिनको कम से कम महीने का 12,000 रुपए से कम इनकम आ रही थी। ठीक है, सिर्फ उनको कवर करने के लिए निकला। जिनको 12,000 से ऊपर आ रहे थे पैसे, जो कोविड का दौर था और मुफ्त के पैसे थे, उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं था। सिर्फ ये था कि जो निचला तबका है, जिनका दुकान रोजगार बंद हुआ है, उनकी किसी तरह उनको कोई रिलीफ मिला जाए कि वो जिंदा रह सके। ठीक, ये नहीं हो कि कोई भूख में मारा जाए। और मैं समझता हूं कि वो वाले पूरे टेन्योर में कोई भूखा नहीं मरा। ये पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल, ठीक है, कोई स्पेशल जैकाबाद के लिए नहीं हुआ था। नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जैकाबाद की। कोई ऐसे मंसूबे जो आपने जोड़े हों जो जिससे जैकाबाद की आवाम मुस्तफीद हुई हो? कोयटा रोड हमने बनवाया, ट्रांसफॉर्मर्स काफी लोगों को दिए। कोयटा रोड कहां से कहां तक बना?
कोयटा रोड पूरा बना था आपका नेशनल हाईवे के NHA के तहत। ठीक है। हाँ। लेकिन वो उसका काम इतना ही नाकिस था कि मेरे ख्याल से कि एक बारिश के बाद वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया था, उजड़ गया था रोड वो। उससे पहले तो कोयटा रोड कभी बना ही नहीं था। नहीं, लेकिन आपने बनवाया ना, मैं Yes, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपने बनवाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी मयारी काम की जिम्मेदारी किसकी तरफ से आती है? NHA की तरफ है। अगर NHA ने बनाया, जब NHA ने कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया होगा कि ये चले, ये एक सड़क बना रहे हैं हम, तो 1 साल तक चलेगी। मैं नहीं समझता कि वो सड़क 1 साल भी चली होगी, तो दोबारा उसके लिए NHA 1 साल से तो ज्यादा चली है, अभी भी बनी हुई है, इतनी तो बुरा हाल नहीं हुआ वहाँ। नहीं है, मसला मेरे ख्याल से 2 से 3 दफा इसके ऊपर दोबारा कोई मैं आपको बताता रिपेयरिंग हुई हूँ। है। मसला ये कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मुझे पसंद है ऐसे सवाल जितने सख्त और मुश्किल हो। कोयटा रोड का मसला है, जब आपका कोयटा रोड स्टार्ट होता है ना, तो उसके लेफ्ट और राइट पे जितने भी रोड है वो कई जगहों पे उनसे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। सारा पानी आके इकट्ठा होता है कोयटा रोड पे। अच्छा, जब पानी इकट्ठा होता है, इसका निकाल का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, वो म्युनिसिपल कमेटी की जिम्मेदारी है, वो वफाक की नहीं है। यानी कि NHA ने आपको रोड बना दिया है, तो उसकी जो आगे की सेफ्टी होगी और जो उसको आपने प्रिजर्व करके रखना है, वो यहाँ का म्युनिसिपल कमेटी रखेगा कि पानी वहां खड़ा ना रहे। आप चाहे टफ टाइल का बना दे रोड या आप असल डांबर का रोड बना दे, उसके ऊपर पानी खड़ा रहेगा, वो जरूर टूटेगा। तो अगर पानी खड़ा रहेगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं एक ज्यादा लंबे रोड की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट जेल से टुकड़ा उठा ले, वहां से आ जाएं आप बोलान तक, बोलान भी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उससे सब्जी मंडी है वो तो मैं शायद फिर से तोड़ दिया गया, बनाया जा रहा है। ये बार बार ही टूटता है, इतना नाकस काम क्यों होता है? मेरा ख्याल है यहाँ के ठेकेदारों की भी गलती है, क्योंकि यहाँ के ठेके तो लोकल के जो लोग हैं ठेकेदार, वो ज्यादा इस पे जिम्मेदारी लेते हैं। बाहर के किसी बंदे को ठेका मेरा ख्याल है जैकाबाद के लिए दिया ही नहीं जाता। अच्छा, इसके अलावा और कोई स्कीम जो आपने दी हो? हमने ट्रांसफार्मर दिए, जितनी जरूरत हो रही थी हमने पूरी कोशिश की। ट्रांसफार्मर शायद मेरा ख्याल है कोई 130 आने थे, उसका रेट जो है उस वक्त डॉलर की वजह से बढ़ गया था, आते फैसलाबाद से। ठीक है। उसकी वजह से हमें 100 से मेरा ख्याल है थोड़े कम मिले थे, 94 या 96 मिले थे। इधर जिले में दिए, कोई ट्रांसफार्मर बेचा नहीं हमने। मतलब पहले होता था ट्रांसफार्मर बेच दिया जाता था बलुचिस्तान या शिकारपुर या इसके इलाकों में। आपके और मुफ्त में दिए, किसी ने पैसा भी नहीं दिया। आपने दिए मुफ्त में, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपने पैसे लेके दिए, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 100 ट्रांसफर आपने दिए होंगे, इतने ही दिए होंगे, ऐसा ही है, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा ही है। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा पूरी कोशिश की थी, अमन अमान कायम रहे जिले में, काफी हद तक अमन अमान था। अब आप हालात देख लें, कंट्रोल था, तो काफी हद तक कंट्रोल था, उसको ये कह सकते हैं कि कंट्रोल था, काफी हद तक। ठीक है, अभी तो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उस वक्त कंट्रोल था। बिल्कुल। आप इस वक्त इसके अलावा भी चीजें बताओ। जी बताएं। इसके अलावा आज तक जो जैकाबाद में वाटर सप्लाई आया था, कौन लाया था? हम लाए थे। ये तो एक बहुत पुरानी स्कीम थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के टाइम से वो स्टार्ट हुई थी। मसला ये कि यहाँ जो स्कीम लेके आए ना वो तबाह कर दी जाती है। जी बिल्कुल। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेता नहीं है। मसला ये कि अगर कोई हम स्कीम लाते तो उसके लिए कोई 100 साल के लिए वो हमें नहीं मिलती कि हमने उसकी जाती तौर पे आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि आपके टाइम में जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में ये स्कीम दोबारा से स्टार्ट हुई, काम मुकम्मल हुआ, मैं समझता हूँ ओके, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, एक अच्छी बात थी, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने कोई वाटर बोर्ड नहीं जोड़ा। आपने फिर भी आप पता है, आप खुद कहते हैं कि म्युनिसिपल जो है वो तबाह कर देती है हर स्कीम को, तो जब आपको पता था तो आपने फिर दोबारा वो गलती क्यों दोहराई कि आपने वही स्कीम म्युनिसिपल के हाथ में दे दी? बहुत जबरदस्त। 2008 में जब इलेक्शन हुआ था तब ये वाटर सप्लाई स्कीम बन रही थी। इनने मेरा ख्याल है फी घर जो है 1000 से शायद 1100 तक का चार्ज किया था, और मैं समझता हूँ कि इसमें शायद 12 टर्बाइन थे, एक की कीमत जो मेरा ख्याल है 35 लाख रुपए मिनिमम लगी थी। टोटल स्कीम बन रही थी शायद 1 अरब 20 करोड़ की। इसको इंक्रीमेंट दे के कोई 4 करोड़ 30 करोड़ तक ले गए, 4 अरब 30 करोड़ तक जो टोटल इसके ऊपर बजट खर्च हुआ था। ये जब खर्च हुआ था, इसके लिए वाटर सप्लाई स्कीम के लिए एक बोर्ड बनना था जो कि तफ्सील होना था उस वक्त जबकि इसका ऑक्शन होकर चीज बनना शुरू हो जानी थी। गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, 2008 में इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी। ठीक है। जब एक गवर्नमेंट चली गई है, दूसरी गवर्नमेंट का पावर आ गया तो वो सारी जिम्मेदारी उनके पास चली जाती है। मैंने वही कहा ना कि जो वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी हमने जाती तौर पर नहीं बनाई थी, ना जाती तौर पर उसकी रेगुलाइज करने की कोई चीज हमारे हाथ में थी। जब हुकूमत चली जाती है तो आपका वहां मुद्दत खत्म हो जाता है, जो नई हुकूमत आती है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। उसने क्या किया, इसी वाटर सप्लाई की स्कीम को तोड़ा, तबाह किया, यहाँ से बिजली चोरी की गई, यहाँ के जो कैनाल्स वगैरह बनाए गए थे वहां से पानी उठा के इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। घर घर में जो पानी जाना चाहिए था वो इन्हें रोक दिया। जेरी कैन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया कि जेरी कैन वाला माफिया वो चले। वाटर सप्लाई जरूरी क्या था, शहर के अंदर साफ पानी की किल्लत थी। एक जैकाबाद के हिस्से में साफ पानी आता है, एक में नहीं आता। जहां साफ पानी आता है वहां से वो पानी लेके बाकी एरिया में सप्लाई करने का एक जिम्मेदारी बननी थी। अब मसला ये कि वो उससे फायदा हमें तो नहीं होना था ना, वाटर सप्लाई से सिर्फ सारे शहर को, वो तो पूरे शहर को होना था। अगर ये प्रोग्राम को, इस वाले प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया जाता
तो फायदा तो जैकबाबाद को होना था। बिल्कुल होता अगर इसका बोर्ड जुड़ जाता है, या शुरू में जब आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि आपने एफर्ट्स लिए और इसको आपने स्टार्ट करवाया स्कीम को, तो उन्हीं दिनों में आपने एक वाटर मैनेजमेंट का कोई बोर्ड जोड़ देना था कि भाई इसका आगे बोर्ड चल के ये होगा। बेसिकली मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको पता था कि आगे चल के हो सकता है कि गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन हमारे शहर के लिए हम जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, उनको एक फायदे की चीज दे रहे हैं, पानी का बहुत बड़ा मसला हल कर रहे थे आपने किया, तो वो फिर कंटिन्यू तो नहीं रहा, तो वो तो वहीं खत्म हो गया। देखिए ये जो वाटर सप्लाई वाला काम होता है ना सारा, इसको जो लुक आफ्टर करता है उसका डिपार्टमेंट है वासा, ये डीसी के अंडर डायरेक्ट नहीं आता। ठीक है। तो ये वासा की मेन जिम्मेदारी बनती थी, पॉलिसी वासा निकालता है, यानी कि एक एमएनए या सेनेटर नहीं निकालता। क्योंकि प्रोजेक्ट जब आया था फेडरल गवर्नमेंट से, वासा ने इसको अप्रूव करना था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तहत इसको उनने लेके चलना था प्रोग्राम को। तो उन दिनों में आपने वो वासा की कुछ चीज को डॉक्यूमेंट्स देखे थे कि कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे? इतना मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं जरूर इस बारे में मालूम करूंगा, पर मुझे ये पता है कि क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर जब गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई थी। अच्छा, कुछ ऐसे भी मंसूबे होंगे कि आप लोगों ने स्टार्ट तो करवाए होंगे, लेकिन वो हुकूमत जाने के बाद रुक गए होंगे? बहुत सारे थे, टेक्निकल कॉलेज था घड़ी खैरों का, अच्छा, इधर जैकबाबाद में कॉलेजेस बनने थे, वो सारे यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए थे 2008 के बाद खैरपुर में। इस तरह की काफी चीजें हुई थी। फिर टीसीएफ जो आए हैं, 3 टीसीएफ तो हम लेके आए यहाँ पे खुद जाती तौर पर, उनको जमीन देके कि टीसीएफ वो काम करे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो खत्म है, कॉलेजेस में ओपन बुक सारी चीजें चलती होती हैं, लोग डिग्री ले लेते हैं, बाद में उस डिग्री की अहमियत होती नहीं है, क्योंकि हर एक को पता होता है अगर इसी कॉलेज इसी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, और मेरिट सिस्टम यहाँ पे पहले दिन से तब है। अभी मौजूदा हुकूमत में कुछ ऐसी मुझे बताएं कि जो आपके टेन्योर में, आपके जो हुकूमत थी तब वो जैकबाबाद की आवाम को फ़ायदे मिल रहे थे और जो अब नहीं मिल रहे मौजूदा हुकूमत में, ऐसे? मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब से इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसके बाद से आज तक जगह प्रोजेक्ट क्या खुला है? कोई एक प्रोजेक्ट, सिर्फ नाम बता, एक ही कोई एक प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुआ अभी तक। मुख्तलिफ हुए, ये तो टफ टाइल स्कीम स्टार्ट हुई, वो देखिए, तो टफ टाइल स्कीम में पूरे शहर में टफ टाइल लग गए। टफ टाइल में बताता हूँ, वो म्युनिसिपल की तरफ से हो रही है, वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही। तो म्युनिसिपल आप कह रहे हैं पार्टी और हुकूमत, तो फिर म्युनिसिपल वो तो पहले से सिंध चलती हुकूमत आ का हिस्सा है। हाँ, म्युनिसिपल तो 2021 से चलती आ रही, जब से इलेक्शन हुए हैं इनके, तो वो वो तब से पीपल्स चलती आ पार्टी का हिस्सा है, तो ये काम फिर पीपल्स पार्टी करवा रही है ना? 2024 का इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन के बाद से जो एमएनएज आए हैं, जो एमपीएस आए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उनने अभी तक कौन सा जैकबाबाद के लिए प्रोजेक्ट उतारा? म्युनिसिपल तो एक अलग इलेक्शन होता है ना, 2024 के बाद से वो भी प्रोजेक्ट नहीं। अब मसला क्या, मैं आपको बताता हूँ जी। मसला ये कि यहाँ पे अगर टफ टाइल की स्कीम को अनाउंस कर देता है ना, आप फंस जाते हो ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी वैसे ही इतनी करप्ट है कि किसी भी चीज का टेंडर आपने या कुछ निकलवा ले, उनका एक परसेंटेज सेट होता है, उस परसेंटेज में आपने हिस्सा बनना होता है। अच्छा, अगर आप उसमें डायरेक्टली रोल प्ले ना करें कि एक्सचेंज सही बंदों को ठेका दे, तो होता यही है एक्सचेंज अपनी बगैर आपके सुपरविजन छुप छुपा के पीछे किसी ना किसी कर्म बंदे को देना होता है, क्योंकि वही उनको कमीशन देगा, ठेका मिल जाता है उनका। इससे आगे चलते जब वो काम करता है, चाहे सही करता है या चाहे नहीं करता, उसकी अकाउंटेबिलिटी आती है। हमारे दौर में ये था कि पाक पीडब्ल्यू में ये होता था कि आपने 20% जो है पूरी स्कीम बनानी होती थी, उसके बाद आपको पेमेंट की बिल मिलता था, बिल की पेमेंट होती थी, फिर आपको वो इजाजत देते थे कि बकाया 80% जो आप काम करें। उसमें कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी ये वाली थी कि टफ टाइल बन रहे थे, और मेरा ख्याल है जो हमारे दौर में टफ टाइल लगे वो अभी भी आज भी नजर आ रहे हैं। कुछ जगह भी शिकायत है, शिकायत इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने कंप्लेंट डायरेक्टली एक्शन को की नहीं है कि जिस लोगों ने ठेके लिए उनको पकड़ा जाए, क्योंकि हमने तो परसेंटेज, मैंने तो डायरेक्टली नहीं लिया, तो जिसने लिया है उसकी कंप्लेन होनी चाहिए। तो ये आप कंप्लेंट का मैं आपको बताता हूँ, कंप्लेंट का मसला ये कि अगर पुलिस का भी केस हो, क्राइम का भी केस हो, करप्शन का भी केस हो, अक्सर लोग खुद ही अवॉइड करते हैं कि हम कंप्लेनेंट ना बने। देखिए, पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि कंप्लेन करें, कंप्लेन कौन करेगा? आम शहरी तो नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जैकबाबाद की आवाम इतनी गरीब है कि वो अपनी सुबह को, अब दोपहर के खाने के लिए सुबह निकल जाते हैं और दोपहर का खाने के बंदोबस्त करते हैं अपने घर वालों के लिए, तो वो कौन जाएगा, इतना टाइम देगा और जाके वो कंप्लेन करेगा, फिर कोर्ट के चक्कर लगाएगा या कोई और मसले, कोई कहाँ फॉलोअप कौन लेगा? आप भी फॉलोअप नहीं ले रहे तो वो भी नहीं लेंगे। मुझे बताएं एक बात, अगर ये काम वो भी नहीं करेंगे तो सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी मेरी है? हुक्मरानों की है ना। आप देखें, आपको उन्होंने नुमाइंदा बनाया, कर रहा है, फॉर एग्जांपल हुक्मरान तो करप्शन कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो कंप्लेंट होंगे, जिसकी घर के बाहर अगर रोड नहीं बनता और कागज में आ जाता है कि टेंडर भी निकल गया और रोड बन गया, इंजीनियर लिख के दे देता है कि आपके घर के बाहर रोड बन गया और नहीं बना, आप कंप्लेंट भी नहीं करते, फिर आप कहते हैं यार हम क्यों करें? भाई जब आपका ही वो मसला नहीं है तो फिर मेरा मसला क्यों बन रहा है? जब जिस बंदे के एरिया में करप्शन हो रही है, जिस बंदे के एरिया में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उसको ही इशू नहीं हो रहा, वो कंप्लेंट भी नहीं बनना जा रहा, मैं तो तब भी जाके कई चीजों में कंप्लेंट बन गया। अब मुझे एक बार बताया, मैं 10 चीजों में बन जाऊंगा कंप्लेंट, 100 में बन जाऊंगा, 1000 में मैं बन सकता हूं। देखें
अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक हैसियत फराहम की है, आप सियासी तौर पे भी बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। थे, अभी आम नहीं है। अब नहीं है ना, मान पहले रहे थे, पहले अब थे, नहीं है। अब नहीं, अब मान नहीं रहे है, हैं, अब हुकूमत में ही नहीं है। हुकूमत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखें, आपने काफ़ी बातें ऐसी की अभी इसी प्रोग्राम में कि नए पे एक इदारा है, उसने कुछ नहीं किया, दूसरे 3-4 और इदारे हैं, नहीं, उन्होंने उन्होंने किया, पर वो अगर सही प्रोग्रेस उनकी फाइनल नहीं, रिजल्ट अगर अगर कर रहे होते तो आज ये दोबारा करप्शन क्यों हो रही होती? ऊपर की पॉलिसी है, पता नहीं क्या है कि नैब सारे मुल्क में जो रिलैक्स हुआ हुआ है, तो जब सारों के केस माफ हुए। जब जो भी बात है कि आप खुद बेबस नजर आए कि नैब ने भी कुछ नहीं किया, मैंने भी कंप्लेंट्स की, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता। हकीकत है। आम बंदे के लिए कैसे होगा? वो कितनी कंप्लेंट्स करेगा? वो किस तरह से इंसाफ पाएगा? जब आप जैसे लोग जो हुकूमत में रहते हैं वो भी बेबस नजर आते हैं, तो आम बंदा कहां से करेगा? मसला ये कि आम बंदे ने कभी हिम्मत ही नहीं की। हमने की हिम्मत ये की। लोगों ने बहुत सारा। मुझे तो नहीं पता किसी ने जाके कोई कंप्लेंट भी की हो। चंद लोगों ने की, वो भी विड्रॉ कर गए। काफी लोग का तो मुझे पता चल कंप्लेन की थी, एंड में पैसा लेके चुप हो गए। नहीं हो सकता है कि पैसा ना लिया हो, कोई और वजूहत हो। नहीं, वो मुझे पता है, पैसा ही लिया पैसे ही उन्होंने। लिया। हाँ, क्योंकि वो मेरे से भी राब्ते में थे। अच्छा, हाँ, मुझे आ गए थे खरीदने, तो मुझे तो पता है ना। अच्छी। क्योंकि मैंने उनको पूछा था कि जब आपने कंप्लेन की है, मैं कंप्लेनेंट हूँ, तो आप पीछे क्यों हटे? कह रहे कि वो जैकबाबाद की तबाही का जिम्मेदार कौन? यहाँ के, मैं समझता हूँ हर एक बंदा जिम्मेदार है। क्योंकि अगर हर एक बंदे के पास वोट की जिम्मेदारी है, हर एक बंदा वोट लेने वाला और देने वाला, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है अगर वो चुप करके बैठे या अगर वो इनएक्टिव है। मेरा ख्याल है हर एक को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये शहर सिर्फ मेरा नहीं है, सबका ही है ना। शहर तो प्रूव करता रहता है हमेशा, अभी 24 में क्या प्रूफ? सिटी के अंदर तो करता रहता है। अब सिटी देखें, में- देहातों की बात हम नहीं कर सिटी का आप रहे। turnover check करें। अनफॉर्चुनेटली कितने हमारे कम साथ मसला ये कि पढ़े लिखे लोगों का फैसला अनपढ़ लोग करते हैं। जो ये तो पार्टियां है, पूरे शहर मुल्क से में, जीतती हैं, जमहूरियत में यही तो सबसे बड़ा नुकसान है कि सबका वोट एक एक है। पढ़े लिखे का भी एक है, अनपढ़ का भी एक है। ये तो सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है जमहूरियत का। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 हैं तो अनपढ़ तो 400 लोग हैं। तो इसका मतलब उन 100 लोगों की जो फ्यूचर का करेंगे प्लान, वो ये अनपढ़ लोग करेंगे। मेरा ख्याल है जब सियासत या इलेक्शन आती है ना, पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे ने सबसे बेहतर ये होता है कि आपको ना सियासी शऊर है कि नहीं। अगर आपके पास सियासी शऊर आ जाता है तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती। क्योंकि सियासी शऊर आपको मिलेगा जब आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कितने राइट्स दिए हुए हैं। जाने अनजाने में या कुछ भी बात हो, लोग तो यही कहते हैं ना कि अगर आप कह रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जो सियासतदान मौजूदा हैं, इनको भी सियासत में लाया कौन? आप लोग। देखिए, मेरा ख्याल है इसको भी ना थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। क्या इलाइबक साहब लाए थे इनको, या क्या कहीं मैं लेके आया हूँ इनको? आपसे पहले कोई लाया होगा। मोमिनिया साहब लाए, उन्हें माफ़ किया इनको। इन चीज़ का मेरा ख्याल है जवाब वही बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो कभी नहीं लाया। नहीं, आप नहीं लाया, बात वही सियासत की हो हाँ, रही है। ये ज़रूर है कि क्योंकि मैं सुमरों हूँ, एक खानदान से हूँ, ये सवाल उठता है, मुझे भी जवाब मांगा जाता है। मौला बख्श हालांकि साहब, मैं सियासत में भी नहीं था। मौला बख्श साहब, जैकबाबाद की उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता हैं, अब तक हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक, अपने मसाइल आपके साथ बयान करते हैं, लेकिन वहाँ पे मायूसकिन बात यह भी है कि लोग आपकी सियासत को शहीद अल्लाह बख्श पार्क जो जैकबाबाद के अंदर मौजूद है उसकी तरह आपकी सियासत को उजड़ता हुआ देख रहे हैं कि वो पार्क भी आज आप देखें उसकी हालत क्या है। आपके बड़ों के नाम से वो मुंसल के पार्क, लेकिन अब देखिए, मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूँ ना, शहीद अल्लाह बख्श पार्क को आप देखें और बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क को देखें, तो जाहिर है जिनके पास हुकूमत है वो तो ये करेंगे ना। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ हमने बर्दाश्त किया। ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ना हमारे पास कोई फाइनेंसर है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त कोई टीम है। हम सारे वॉलंटियर्स ही हैं, ना हमारे साथ कोई ठेकेदार है ऐसा कि जो हमें पैसा लगा दे हमारे पूरे इलेक्शन दुआ पे। करते हैं कि आपके साथ खड़े होने मैं वाले। एक और चीज़ आपको वाजे करता चलूं, सियासत करना लगता है कि आसान है, पर आसान तब होता है जब आपका ज़ाती मुफाद हो। जब आपका ज़ाती मुफाद नहीं है ना, और सियासत कर रहे हो किसी और के लिए, तो आपकी जेब से पैसे लग रहे होते हैं, आपका अपना खून पैसा लग रहा होता है, और आप लगा रहे होते हो, आप हिम्मत कर रहे होते हो। बिल्कुल। फिर जब आप देखते हो ना कि आपके साथ जो पूरे इत्तेहादी हैं, वो इलेक्शन लड़ने के बाद सारे तितर बितर होके ना बन जाते हैं। अच्छा, आम लोगों का ये भी कहना है कि आप लोगों को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए आपके मोहम्मद मियां साहब के घर तक पहुंचना है, उनसे बात करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं।
एक को क्रॉस करो दूसरा आता है, दूसरे को क्रॉस करो तीसरा आता है, तीसरे को क्रॉस करो चौथा आ जाता है। तो ये बैरियर्स आप हटा क्यों नहीं रहे? देखिए, मेरी तरफ से जाती तौर पे मेरे साथ तो कोई ऐसा बैरियर नहीं है। मेरा नंबर ऑन है, अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर ऑन है, मैं सबसे मिलता हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा खुला होता है। मेरा नहीं ख्याल है मेरे से किसी कोई शिकायत होगी। चाचा के साथ इश्यू है कि चाचा के साथ ज़्यादा लोग अटैच्ड हैं, टीम उनकी एक बनी भी है। ज़्यादा कर लोग यहाँ अप्रोच करते हैं 2 नंबर काम के लिए कि हमें रिलीफ दिला दे। वर्ड होता है उनका रिलीफ। हाँ, मतलब रिलीफ वही बंदा मांग रहा होता है जिसने कुछ गलत काम किया होता है। ऐसा ही होता है। तो अक्सर चीज़ों में चाचा उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। किसी ने कब्जा किया, किसी ने क्या किया, कोई झूठी एफआईआर कराना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं ना, वोटर भी करप्ट हुआ है आपका। बिल्कुल। वोटर ने जो असल चीज़ें उनके हक है, जो इज्तिमाई काम उनके लिए होने चाहिए, उनको छोड़ के लोगों ने जाती काम भी मांगना शुरू कर दिए कि जी हमें रिलीफ दिला दे, वो हमने कब्जा किया हमें छुड़वा दे, हम हमारा बंदा जो है वो चोरी में अंदर गया उसको ही बचा लें। तो ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल करना होता है। एक किरदार है जो बड़ों से चलता रहा है, उसको हमने बचा के रखना है। ये नहीं कि 2 नंबर काम में भी हमने हर एक की मदद करना शुरू नहीं, ठीक है 2 नंबर काम के लिए भी। अच्छा, एक और मैं चीज़ वादे करूं, जैसे आपने कहा था ना सुमरो साहब ने की वजह से सारे मुखालिफ जो वापस पावर में आ गए, सारी चीज़ें। बात कहने का ये कि वोट तो यही लोगों ने दिया था ना, लेकिन हाथ से पकड़ के तो सियासत में आप लोगों ने इन किया ना इनको। हाथ से पकड़ के तो नहीं किया था मेरे कैसे किया? मतलब बिल्कुल ही हाथ से पकड़ के नहीं किया। वो थे थोड़े आए ना, लाए ना, कहने का मकसद थोड़े बहुत तो वो भी है ना कि सियासत वो में थे, नहीं, ऐसा इतने नहीं नहीं थे, थोड़ी बहुत तो थे। चले हो सकता है। हाँ, चले हो सकता है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आपकी स्ट्रगल मानते हैं हम। आप जिस तरह लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, एक इजी एक्सेस बना दे मोहम्मद मियां साहब के घर तक पहुंचने का या उन तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बीच में जो बंदे तो उनके हैं, सारे सबके नंबर्स अवेलेबल हैं, नंबर्स अवेलेबल हैं। मैं वो इधर ही रहते हैं जेका, उनके बंदे तो कराची नहीं, लेकिन शायद वो बंदे ऊपर तक बात नहीं पहुंचा रहे। लोगों की कंप्लेन सही है। लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोगों के काम जो है ना ज्यादातर जेन्युइन नहीं होते। नहीं देखिए, हर बंदा 2 नंबर काम के लिए नहीं आ सकता, हर बंदा, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। हकीकत है 80% में आपकी बात के 80% 90% लोग आते होंगे कि भाई ये बात हो गई, ये कोई गलत काम में फेवर करवा दे। 10% लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए एक अच्छे काम के लिए भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे तो होंगे। उनके काम होते हैं तो उनने 60,000 वोट लिया ना, या तो वोट ही ना लेते। नहीं तो फिर ये 60,000 वोट लेके आप, मैं समझ रहा हूँ कि कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि 60,000 वोट मिले, लेकिन बात आती है 60,000 वोट लेने के बाद भी देखिए काम तो आगे चलने चाहिए। नहीं 60,000 क्यों ब्रेक होनी चाहिए, 60,000 से आगे जानी चाहिए फिगर, जानी चाहिए, अच्छी बात है। पर बात ये कि काम होने तो उनको वोट मिल रहा है ना, या तो उनको वोट ही ना मिलता हो, लोग देते ही ना उनको आप देखिए इतनी पुरानी सियासी शख्सियात हैं आप लोग, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 0 वोट हो जाए जैकाबाद के अंदर। आप लोगों का नाम है बहुत बड़ा। मेरा एक सवाल है, मैं तो समझता हूँ अगर आप बिल्कुल 0 होके बैठ जाए फिर भी आपको कुछ ना कुछ वोट जरूर मिलेंगे। लेकिन ये लोग तभी आप लोग इन हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोगों से मेलजोल है आपकी है, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी एक्सेस इजी है, आपके साथ नहीं। मेरा कहने का मतलब, एक मिनट वापस दोहरा लूं, अगर चाचा या दादा या मैं, हम काम ही ना करते होते लोगों के, तो हमें वोट ना मिलते। अगर वोट हमें मिल रहे हैं, हम कुछ तो काम कर रहे हैं ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे। जो लोगों की शिकायत है ना, मैं बताता हूँ, वो हमारे भी हवाले से होगी, जो पावर में लोग हैं अभी मुखालिफ हैं हमारे, उनके भी हवाले से होगी। लोगों की शिकायतें रहती हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% लोग जो है राजी हो जाए। 100% तो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन पर मैं बताता हूँ है क्या मसला ये कि लोगों ने शायद जहन में बना दिया कि जो सुमरो खानदान के लोग हैं ना, इनको जो भी हम काम कहेंगे ना हो जाएगा। लोगों ने समझा है कि शायद ये इतने पावरफुल है, चाहे अपोजिशन में भी है, कि इनको हम कोई भी काम बोलेंगे ना कि इसको एसपी भी ना नहीं कहेगा, इनको डीसी भी ना नहीं कहेगा, चीफ सेक्रेटरी भी ना नहीं कहेगा, आईजी साहब भी ना नहीं कहेंगे। लोगों के जहन में ये बनी हुई बात। तो यहाँ पे जाके लोग फिर कहते हैं यार हमें आप रिलीफ नहीं दिला रहे। अब मुझे कोई आके कहे कि जी मैंने ये काम गलत किया है, पहले तो लोग बताते नहीं है, पहले वो कहते हैं हमारा हक है, ये हमारे साथ ज्यादती है। जब पता चलती है बात अक्सर, तो पीछे कोई ना कोई हकायक कुछ और होते हैं, पर शोर में यही आता है कि भाई ये काम बिल्कुल ही नहीं करते। काम भी तो जेन्युइन होने चाहिए ना, काम तो जेन्युइन होने चाहिए। हम भी ये नहीं कह रहे आपसे कि आप 2 नंबर किसी क्रिमिनल का आप सपोर्ट करें। अब मुझे आगे कोई बोल दे कि जी हमें पुलिस में भर्ती कराओ, मैं करा सकता हूँ भर्ती? नहीं, वो तो उनके अपने प्रोटोकॉल, मेरे हाथ में नहीं है, वही कराएंगे, मेरे हाथ में नहीं है, नहीं। ये तो हम भी नहीं कह रहे ना कि किसी आप जराइम पेशा अफराद की आप सरपरस्ती करें, कल को वही बंदे आएंगे, वही हमें हिरासा करेंगे, हम लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। यहाँ के लोग ये कहते हैं ना कि हमें करा दें, हमारी एफआईआर खत्म करा दे, हमारे कहने में एफआईआर करा दे। ये तो गलत है फिर, तो ये करते हैं लोग इस तरह। नहीं, ये गलत है।
इस प्रोग्राम से तो मैं उनसे भी कहूंगा कि यहाँ का अगर बेसिकली कल्चर ना ऐसा बना। अब ऐसे कभी नहीं होगा कि मुझे किसी ने ये फोन करके कहा होगा जी ये पेशेंट है, इनको दाखिला करवाया और मैंने दाखिला नहीं कराया होगा। मैं कराऊंगा पूरा जोर, क्योंकि हक है उनका। सही है। अब अगर वो फोन करके मुझे कहे कि जी वो मेरी घर में लड़ाई हो गई है तो उस पर पर्चा कटवाना है, आप फोन करें। अब बंदा पता तो करे किस बात का पर्चा आप कटवाना चाह रहे हो। पता चलेगा कि आपस में लड़े में जाती उनका कोई मसला है, कल वैसे ही उन्हें बन जाना है, तो मैं क्यों बीच में पड़ के एक के कहने में दूसरे पर्चा कटा दूं। बेहतर नहीं है कि दोनों की सुलह कराई जाए। आप इन कामों को छोड़ के, ठीक है, अभी आपने बात की तालीम की कि आप एडमिशन दिलवा सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, गरीब ख़ानदान हैं जो इस वक्त पढ़ाई अपने बच्चों की अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तालीम अफोर्ड नहीं कर रहे, तो इस तरह का कोई आप लोग प्लान करें। आई थिंक होंगे भी कुछ, जरूरी नहीं कि आप डिस्कस करें। अल्हम्दुलिल्लाह खोले, चौथा खोलने जा रहे हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी की हद तक उसकी कोई माली मदद, कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैकाबाद के कुछ अच्छे की कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, की, कुछ की हम जाती तौर पे कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं। जी जी, जाहिर बात है, आप जितना कर सकते हैं वही करेंगे। इस तरह के कोई ऐसे प्रोग्राम स्कॉलरशिप के आप जैकाबाद के लिए लाएं, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। सही बात है, होना भी ऐसे चाहिए। कोई इस तरह की पॉलिसीज आप, अभी तो हम पावर में नहीं, अभी नहीं है, लेकिन आप लोगों के ताल्लुकात हैं, आप देखें कहीं ना कहीं तो कोई हो सकता है कि इस तरह के कुछ डोनर्स मिल जाएं कि जैकाबाद की तालीम में जिस तरह आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मजीद कंट्रीब्यूशन आपका हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। उम्मीद है आप लोगों से जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, लोगों के अच्छे काम, मैं बुरे कामों के लिए नहीं कह रहा कि आप उनकी सपोर्ट करें, गलत कामों में हरगिज़ नहीं, क्योंकि कल को कोई मंशियात फरोश की आप सपोर्ट करेंगे, वही मंशियात फरोश कल को हमारे बच्चों को मंशियात फरोख्त कर रहा होगा। किसी कातिल, किसी जराइम पेशा अफराद के लिए अब मैं अगर आपको अप्रोच कर रहा हूँ तो कल को वो मेरे घर में भी डकैती मार सकता है, मेरे किसी बंदे को भी कत्ल कर सकता है। ऐसा ही है। तो इस वजह से तो कतई नहीं, मैं जैकाबाद के शहरियों से भी यही कहूँगा कि खुदारा इन गलत कामों के लिए अप्रोच मत करें। इन गलत कामों में अगर आपने किसी को जेल से रिहाई दिलाने के लिए, हाँ, कोई अगर नाजायज़ ही हो रही है तो उस पर आप ज़रूर अप्रोच करें कि किसी ने नाजायज़ FIR करवाई है, कोई इस तरह के मामला थे, उनमें आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी जराइम पेशा अफराद के रिहाई के लिए आप अप्रोच करें। इसमें उस जुर्म में बराबर के शरीक आप भी हैं। इंशाल्लाह दोबारा किसी टॉपिक पे बात होगी, दोबारा किसी प्रोग्राम में इनके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा मैं। अल्लाह हाफिज़।